डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे और अभी एक लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हुआ है। उस लेक्चर में हमने आपको चार्ज क्या होता है बता दिया और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये भी बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब रेस्ट चार्ज से है और हमने इसमें आपको चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज बता दी। अब आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। नया टॉपिक है, इसी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज को कैसे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनका यूज है न्यूमेरिकल्स में, इनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में डायरेक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इसको यूज कराया जाएगा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन करवाया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मींस किसी भी बॉडी पर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो इस पे मैं आइडिया आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट दो तरीके से किया जाता है। पहला है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली मींस एक समान रूप से पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसकी बात करें, जैसे मैं इसको ए पार्ट लिख दे रहा हूं, इसको बी, तो ए का डायग्राम ये है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपको पता चले कि इस जगह पर बहुत ज्यादा चार्ज है, यहां चार्ज है ही नहीं, यहां थोड़ा चार्ज है, फिर यहां चार्ज ज्यादा है, यहां थोड़ा चार्ज है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्ज का? ये है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चार्ज को किसी बॉडी पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, वो दो तरीका है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे स्पेस में जो भी बॉडी आपको गिवन है उस पर एक समान वितरण, हर जगह आपके चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कुछ जगह बॉडी के कुछ पार्ट पर चार्ज ज्यादा होगा, कुछ जगह कम होगा, कुछ जगह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब देखिए इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पर बेसिस जो तीनों क्लासिफिकेशन करेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए पहला, जब बॉडी कैसा हो, वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल बॉडी के लिए। दूसरा है जब बॉडी अपना कैसा हो, टू डायमेंशनल। और तीसरा जब आपका बॉडी कैसा हो, थ्री डायमेंशनल। देखिए वन डायमेंशनल का मतलब है कि जो भी बॉडी होगा उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वन डायमेंशन का मतलब या तो उसके पास लेंथ होगा या ब्रेथ होगी या हाइट होगी। तो इस पर चार्ज ऐसे कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। टू डायमेंशनल है, यूनिफॉर्मली चार्ज होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। थ्री डायमेंशनल है, अच्छा, इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फंक्शन के फॉर्म में दिया हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन दिया हो। वहां से हमें पता चल जाएगा, जैसे आपको बोल दिया जाए कि चार्ज Q जो है वो डिपेंड करता है लैम्डा टाइम्स x। इसका क्या मतलब है कि x बढ़ेगा तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। Q चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x। लैम्डा कांस्टेंट है तो x बढ़ने से चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में इस पे क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म। अब देखिए अगर 1D है तो इसका नाम रख दिया गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किससे रिप्रेजेंट किया गया, लैम्डा। वैल्यू क्या है, dq बाई डी एक्स आर q बाई एक्स या q बाई क्या लिख दीजिए, एल बी एच, कुछ भी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। इसके लिए यूज किया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी वैल्यू थी dq बाई डी ए, या आप बोल सकते हैं q बाई ए। और ये जो थ्री डायमेंशनल बॉडी थी इसके लिए यूज किया गया रो, ठीक है, और नाम था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैल्यू क्या है, dq बाई dv या q बाई v। अब देखिए इन तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टार्ट से, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसी बॉडी पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। जैसे आपको पैसे दिया जाए और पैसे बोला जाए 10 लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जितना भी पैसा हो 1000 थे 10 से डिवाइड करेंगे, 100 रुपीज पर हेड हुआ, 100 दे दिए तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन आप किसी को 10 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 100 दिए, किसी को 200 दिए, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज के बारे में यहाँ वहाँ पैसे की बात थी, तो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब पूरे बॉडी पर क्या किया जाए, चार्ज को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए। अगर वन डायमेंशनल है तो सिर्फ लेंथ होगा, पूरे लेंथ पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। टू डायमेंशनल होगा तो लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है, उसको पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। थ्री डायमेंशनल होगा तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगी, तो चार्ज को
आप पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए वन डायमेंशनल बॉडी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए यूज किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी it is defined as ratio of total charge to the total length of the body or charge per unit length of the body is known as linear charge density। ठीक है, मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है कि इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे बोला गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। किस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया? लैम्डा। एंड लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। डी क्यू बाई डी एक्स का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यू बाई एक्स भी लिख सकते हैं एंड क्यू बाई एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या हो इसका? यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। यूनिट क्या होगी? कूलम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की जाए तो उसका नाम रखा गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहने का ये मतलब है कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज अवर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, and it is represented by rho। rho equals to q by b or dq by dv। यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। आपको ये सारी चीजें मैं रिटन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको ध्यान से लेक्चर सिर्फ सुनना है। रिटन नोट्स जो आपको मिलेंगे वो आप कॉपी करिएगा, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ तक मैंने बोल दिया। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि कुछ बोला जाएगा कि लेंथ बढ़ने के साथ आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना क्या होगा? चार्ज भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ आइडिया दिया जाएगा कि आपका जो रो है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है रो इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दैट रो की वैल्यू मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू एक्स डिस्टेंस बढ़ने के साथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये अपना चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे जैसे यक्स बढ़ेगा वैसे रो की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब रो बढ़ने का मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो ये यूनिफॉर्मली आपके यहाँ डेरिवेशन में कई जगह जरूरत पड़ेगी। गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले में ये तीनों का यूजेस पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, आप इत्मीनान से आराम से समझ लीजिएगा। उसके आगे देखिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, हम वो पार्ट आपको फिर से समझा देंगे। देखिए एक और बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिंग बॉडी का मतलब कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर के अंदर हम चार्ज को प्लेस करें, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड अगर हम चार्ज को प्लेस करते हैं तो चार्ज हमारा क्या होता है? यहां पर हमने अगर चार्ज को प्लेस किया तो ये चार्ज हमारा उस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे मूव करके चला जाता है, ठीक है। मींस व्हेन वी प्लेस a charge inside a conducting body,
then charge goes on the outer surface of body, it is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अगर इस चार्ज को हमने यहां प्लेस किया, कंडक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है, ये चार्ज हमने प्लेस किया, तो ये चार्ज अगर प्लस क्यू है तो इस सरफेस के बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। रीजन क्या है यहां से यहां जाने का, तो देखिए अभी आगे डिस्कस भी होगा एक बात कि अगर आप चार्ज यहां रख दीजिए और अगर चार्ज सरफेस पे पहुंच गया तो अंदर हर एक प्लेस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मींस हर एक पॉइंट इनसाइड क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, मींस ये चार्ज बाहर मूव करके इस वजह से जाता है ताकि ये अंदर सारे प्लेस पर पोटेंशियल क्या हो जाए, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, इस रीजन से जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हर एक बॉडी, ठीक है, ये जैसे यहां पर है तो यहां से अगर ये आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा तो वहां पर ये अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में जाने के लिए सरफेस पे जाता है। या दूसरा रीजन आप बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर हर एक प्लेस पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल करने के लिए ये चार्ज सरफेस पे जाता है। या तीसरा रीजन, इस बॉडी मेटल है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भाग जाएगा, यहां चला गया तो फिर प्लस यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, ये प्लस को इलेक्ट्रॉन जाके ऑक्युपाई करेगा, न्यूट्रल हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा। मतलब कहने का क्या, अल्टीमेटली सरफेस पर प्लस आ जाएगा। मींस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, पहला रीजन। दूसरा रीजन, मेकिंग द होल बॉडी टू इक्विपोटेंशियल। और तीसरा रीजन, ऑब्टेन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, और आपको ये पता है कि कोई भी बॉडी की अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को ज्यादा करने के लिए सरफेस पे भाग के जाता है। हर एक जगह कोई पोटेंशियल बनाने के लिए सरफेस पे जाता है। और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके प्लेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, इसलिए चार्ज कहाँ हो गया, सरफेस पे चला गया। ठीक है, ये आपको तीन रीजन। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको आज के लेक्चर में अभी जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और दूसरी बात जो डिस्कस की वो डिस्कस की मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसके आगे जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कूलम लॉ। आपको ध्यान देना है, सारी चीजें रिटर्न प्रोवाइड होंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। कूलम्स लॉ क्या है, देखिए कूलम ने क्या बोला कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब एकदम पॉइंट पर ही टोटली चार्ज स्टे हो, दो पॉइंट चार्ज हो, कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, अब देखिए आप ये पहले ही समझ गए हैं कि अगर दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हुए तो रिपेल करेंगे और डिसिमिलर हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्स ने जो लॉ दिया वो टोटली सिमिलर था न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से, F इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से टोटली रिलेटेड है ये। सेम जो न्यूटन ने दो मासेस के लिए बोला था, कूलम ने वही दो चार्जेस के लिए बोला। क्या बोला सुनिए, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, वहां पर 2 मासेस बोला गया था, यहां 2 पॉइंट चार्ज। अच्छा एक बात और है, ये दोनों चार्ज स्टेड होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, मूविंग नहीं होने चाहिए। तो देखिए दो पॉइंट चार्ज और कैसे होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। इसके लिए कूलम ने लॉ दिया, क्या दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। क्या बोला, देखिए ध्यान दीजिए इनका जो स्टेटमेंट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों डिफरेंट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये जो चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F proportional to Q1 Q2 and F proportional to 1 by R square। आप देखिए इन दोनों को ज्वाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लेके आएंगे। देखिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर न्यूटन। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए एक बात यहां पर और मैं बता रहा हूं, उस पर भी फोकस करिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ इतनी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक बात बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, के क्या है, ये है अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पर। एयर के लिए के की वैल्यू 1, वाटर के लिए के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81। ये दो आपको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए। आप देखिए कूलम बोले क्या, अकॉर्डिंग टू कूलम 2 पॉइंट चार्ज putting in the space, then they either attracting to each other or repelling to each other. It depends on the nature of charge. Both the charges have similar nature, then they are repelling to each other. If both the charges dissimilar in nature, then attract to each other. प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट लॉ इज गिवन बाय कूलम। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए कूलम ने लॉ दिया। 2 स्टेटमेंट बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them. F is directly proportional to Q1 Q2 and F inversely proportional to 1 by R square. Both are combining to each other, then we get F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. Proportionality को जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, then we always introduce a constant। क्या है constant यहाँ 1/4 pi epsilon naught k, 1/4 pi epsilon naught k Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है, कांस्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है,
9 इंटू 10⁹9। यूनिट देखिए कहां से मैंने निकाला, ये न्यूटन, इधर आएगा मीटर स्क्वायर और ये दोनों नीचे जाएंगे तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसकी यूनिट है? 1/4πε0। वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹9। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एयर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये 1, मतलब यहाँ के जगह पे क्या हो जाएगा? 1। और वाटर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 81। लकड़ी, पत्थर, हीरा, कुछ भी रखा जाएगा मीडियम के तौर पे तो के की वैल्यू आपको गिवन होगी, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। एयर के लिए याद रखिए यही सफिशिएंट है, बाकी यार आपको हर एक मीडियम के लिए क्या होगा? गिवन होगा। अब देखिए यहां पर आपको ये पता चल गया कि 1/4πε0। अब हम जनरली बात करेंगे एयर की, तो एयर के लिए जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इस के प्लेस पे क्या हो जाएगी? 1। F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। यहां तक आपका कूलम्स लॉ ओवर हुआ। अब देखिए कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए अब इसके आगे थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। 1/4πε0 वैल्यू कितनी हमने बताई? 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए इसको अगर हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें? रिवर्स, तो देखिए क्या होगा? 4πε0 1/9 इंटू 10⁹9, इधर यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ε0 फाइंड आउट करना है, 4π इधर नीचे चला जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹9 एंड 4π आल्सो प्रेजेंट एट हियर। यूनिट क्या हुई? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए ε0 1/9 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14, ये 10⁹9 ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9। यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 4 3.14 का मल्टीप्लाई करके 1 को डिवाइड करेंगे 9 4 एंड 3.14 से, तो जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूं, 0.00885 इंटू 10⁻⁻9। अब देखिए इसको 3 डिजिट जब आप खिसकाएंगे लेफ्ट नहीं राइट, तो यहाँ पर 3 और माइनस हो जाएगा, तो ε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मेमोराइज करके रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ε0? ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दो बात और आपको ध्यान देनी, ठीक है? ये सब कुछ आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो आपका मन करेगा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, बट सारी चीजें मैं लिख के दूंगा। अब ध्यान देते हैं ε0 और एप्सिलॉन के बारे में, ये क्या चीजें हैं? तो देखिए ε0 जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी हो गई? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 आपका है परमिटिविटी ऑफ एयर ऑफ OR फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का या एयर का परमिटिविटी, और एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। मींस ऐसे एयर के जगह पे आपका आ गया पानी, हो गया दो चार्ज के बीच में पानी रख दिए, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम मींस परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, वो ε0 इंटू के होगा। तो जो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आपको ध्यान देना है, न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में पूछा गया है 2 बार, ठीक है?
आपको एयर की परमिटिविटी आपको याद रखनी है, और आपके मीडियम का वाटर का परमिटिविटी पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे, परमिटिविटी ऑफ वाटर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, के की वैल्यू फॉर वाटर 81, वी पुट एंड मल्टीप्लाइंग बोथ टुगेदर एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए कुछ न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। A body has 8 coulomb charge plus 8 coulomb charge, then how many electrons deficient on this body? देखिए क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी आप पहले पढ़ रखे होंगे, बट यहाँ पर भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है तो हमें डिस्कस तो करना ही है। एक बॉडी है जिस पर +8 कूलम का चार्ज है, तो देखिए पहले ही आप दिमाग लगा लीजिएगा, प्लस दिया इसका मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस होता एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। +8 कूलम का चार्ज है मतलब डिफिशियंसी है। ये क्या है, कितना चार्ज है, दैट इज क्यू। क्या गिवन है हमें, Q equals to +8 coulomb. Then how many electrons? Number of electrons. Number of electrons n question mark. आप देखिए हम जानते हैं सिंस Q equals to n E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये वैल्यू हमें पता है। सो n equals to Q by E। Q की वैल्यू कितनी है, 8 कूलम, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। डेसिमल इरेज रिमूव करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 16 5 जा 80, 5 इंटू 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स उस बॉडी से 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। A body has 1000 electrons in excess, then find the total charge and nature of charge on the body। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बॉडी हैज 1000 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। मीन्स क्या है, कोई एक बॉडी है जिस पर 1000 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सेस में है। एक्सेस में मतलब क्या है, अधिक है। कितने, 1000। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू कितनी है, 1000। देन फाइंड द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब है Q। टोटल चार्ज Q आस्क किया गया है, नेचर पूछा गया है, एंड नेचर भी हमसे पूछा गया कि चार्ज का नेचर कैसा है ऑन द बॉडी। देखिए सिंस वी नो दैट Q इक्वल्स टू NE,
Q इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 1000 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। Q इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 यहाँ पर एडअप होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 3 माइनस 60 कूलम। अब एक बात और अगर आप ध्यान दीजिए, ये तो चार्ज की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो नेचर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक्सेस में होंगे तो नेगेटिवली और डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिवली। अब देखिए इस पर बेसिस बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड भी करूंगा, आपके बुक में भी होगा। आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्वेश्चंस लगाइएगा। अब मैं कूलम लॉ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स में नहीं प्रोवाइड होगा, ये नोट्स में नहीं है, क्वेश्चन हम खुद यही बना के आपको दे रहे हैं। 1 मिनट वीडियो का टाइमिंग देख ले दीजिए, हो जाएगा कूलम लॉ पर भी क्वेश्चन। देखिए टू पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम are placed at a distance 3 millimeter apart in the air, then find force between force acting on the charge, force acting on the charge। देखिए गिवन क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज एक की वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम और दूसरे की वैल्यू है +6 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस पे है, 3 mm। तो देखिए सिंस Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, सेकेंड चार्ज की वैल्यू है 6 इंटू 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। डिस्टेंस r की वैल्यू अगर आप ध्यान दीजिए तो दैट इज 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। एयर में रखा है मीन्स k की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, k इक्वल्स टू 1। सिंस फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, कूलम लॉ से। अब यहाँ पर अगर आप फोर्स की वैल्यू की ध्यान दीजिए तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड r स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। F इक्वल्स टू 9 2 जा 18, 18 6 जा 108, 9 2 जा 18 6 जा 108, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3। डिनोमिनेटर में देखिए 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10 टू द पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। आफ्टर दैट 12 इंटू 10 टू द पावर 3, माइनस 6 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। और जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू 12,000 न्यूटन, R 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। कैसा होगा ये नेचर में,
रिपल्सिव होगा, रिपेल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे और एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। टू चार्ज +3 and +9 apart to each other at a distance (24 centimeter). Then find a point between them where we place a charge, then resultant force on that charge will be 0। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। बोला गया है दो चार्ज हैं +3 एंड +9। कुछ भी हो सकता है, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन जनरेट किए हैं। +3 एंड +9, इनके बीच में एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमने एज्यूम कर लिया कि वो 3 से कितना डिस्टेंस है, x। टोटल कितना है 24, दैट डिस्टेंस कितना होगा 24 - x। पॉइंट क्या है p, यहां पर जो चार्ज रखा गया वो क्या है q। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो चार्जेस हैं +3 एंड +9 apart to each other at a distance 24 centimeter, 24 centimeter total distance। then find a point between them, इनके बीच में एक पॉइंट फाइंड आउट करना where we place a charge, then resultant force on that charge will be 0। यहाँ पर एक चार्ज प्लेस करें और उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो 0 लगे। तो देखिए +3 इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, अगर हमने इसको +q माना तो ध्यान दीजिए ये +3 इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो मैंने इसको क्या कर लिया F1, और ये +9e इसको क्या करेगा, इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको हमने क्या कर लिया F2। ध्यान दीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगी आप बताइएगा। देखिए लेट डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q फ्रॉम +3 bx, देन क्या हमने एज्यूम किया कि जो चार्ज का पॉइंट है इनके बीच में वो +3 से क्या डिस्टेंस है x। देन F1 इक्वल्स टू, F1 मीन्स +3e एंड q के बीच में जो फोर्स लग रहा है +3q, इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। तो देखिए F1 क्या वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स 3e एंड q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक है, ये F1 हो गया। एंड F2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 9e और क्या है q, 9e एंड q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम 24 - x होल स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिए फिर से, ये बीच में बोला गया था कि कोई पॉइंट चार्ज
पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नेट चार्ज क्या हो, 0 हो। तो देखिए ये +3 इसको इस तरफ रिपेल किया, ये वाला इस तरफ, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, अगर आप ध्यान दीजिए F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, तो दोनों अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा F1 माइनस F2। और क्वेश्चन में बोला गया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0। इट मीन्स दैट F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, और F1 इक्वल्स टू क्या होगा, F2। F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, F2 को उस तरफ लेके जाइए, F1 इक्वल टू F2। अब F1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 3e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। F2 की वैल्यू है 1/4πε0 9e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर मैं इरेज करके इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करिएगा, फिर आगे देखिएगा। देखिए 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, E एंड E कैंसिल आउट, Q एंड Q कैंसिल आउट, क्या बचा हुआ है 3/x² इक्वल्स टू 9/24 माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए एक काम और कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x² इक्वल टू 24 माइनस एक्स होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 3x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3x, इस तरफ 24 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट 24 माइनस एक्स, और इस x को इस तरफ ले आएंगे, √3x प्लस x इक्वल टू 24, और x कॉमन कर लेंगे, √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 24, x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 सेंटीमीटर। √3 की वैल्यू 1.732 आप पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से वैल्यू इस तरफ से निकालनी है तो 24 में से माइनस कर देंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, 24 को √3 प्लस 1 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो डिवीजन करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, रेशनलाइजेशन करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो आराम से पूरा देखिएगा, ठीक है। आगे अभी इस पर कूलम लॉ पर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था आगे बताऊंगा वो बताऊंगा, बट अभी इस पर कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे भी टेलीग्राम पे, आप आराम से पूरे वीडियो के लेक्चर को देखिए, जो बात समझ में ना आए वो आप हमें बताइए। आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।